अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ एपिसोड नंबर 3 ऑफ द एलएफटी सीरीज़। तो आज हम इस एपिसोड नंबर 3 में ब्लू रिबन के ऊपर बात करेंगे। ब्लू रिबन एक इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर हम इसको अभी डिस्कस करना शुरू करें तो कम से कम हमें जो है ना, अगर कम से कम भी इसको एक्सप्लेन करें तो हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे, अ, या हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको डिवाइड करके जो है ना समझें। तो ब्लू रिबन जो है वो बेसिकली आपके पास एक वेस्ट है, ठीक है? आपके आरबीसीज़ के ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो उसमें से फ़ायदे की होती हैं, आप दोबारा उसे आरबीसी बना लेते हैं या उसकी प्रोडक्शन में यूज़ कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं, बट इसमें से कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। ये जो वेस्ट है आपका, ये बिलिरुबिन होता है और ये बेसिकली आपका स्टूल में से, यूरिन के ज़रिए से रिमूव हो जाता है, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि यूरिन में पेल येलो और स्टूल में ब्राउन कलर जो है वो भी इसी बिलिरुबिन की वजह से आता है। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, इससे जो बनते हैं स्टारकोबाइलिनोजन और यूरोबाइलिनोजन जो है वो किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और ओवरऑल ये बेसिकली बनता कैसे है और बॉडी में से निकलता कैसे है, रिमूव कैसे होता है और जॉन्डस की जो डायग्नोसिस में इसका क्या रोल होता है। जब हम प्री हिपैटिक, हिपैटिक या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डस की बात करते हैं, नियोनेटल या पैथोलॉजिकल जॉन्डस की बात करते हैं, तो हम कैसे बिलिरुबिन को देखते हैं। या जब हम क्रिगलर नजार सिंड्रोम या डूबन जॉनसन सिंड्रोम की बात करते हैं या रोटर सिंड्रोम की बात करते हैं या उन तमाम जो है सिंड्रोम्स की या डिजीज़ेज़ के ऊपर बात करते हैं, तो हमें कैसे जो है वो डायग्नोस करते हुए बिलिरुबिन को कैसे देखा जाता है क्रिटिकली, ये हम उस वक्त तय कर पाएंगे जब हमें बेसिकली समझ आएगी कि बिलिरुबिन बनती कैसे है और कहाँ कहाँ से ये गुजरती है, रिमूव कैसे होती है, इसका पूरा मेटाबॉलिज्म क्या है। जब हम इसको समझ लेंगे उसके बाद हमारे लिए डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो होता यह है कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब सर्कुलेशन हो रही होती है तो वहाँ पे आपके पास जो आरबीसीज ओल्ड होते हैं ना, ठीक है, ओल्ड आरबीसीज आपके पास क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। क्योंकि आरबीसीज का एक रफली लाइफ स्पैन ऑन एवरेज 120 डेज होता है, 4 महीने तकरीबन। तो उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, लाइज हो जाते हैं और उसके बाद आपके पास नए आरबीसीज की प्रोडक्शन साथ साथ होती रहती है, पुरानों को जो है वो खत्म किया जाता रहता है, ठीक है। अपोप्टोसिस करवा दी जाती है, उनको मैक्रोफेजेस के वाले कर दिया जाता है। अब होता ये है कि वो आरबीसीज़ जो हैं वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में से गुजरते हुए आपके पास कहाँ पे आ जाते हैं, स्प्लीन में आ जाते हैं। अब स्प्लीन को चूँकि वो बूढ़े हो चुके होते हैं आरबीसीज़, उनका लाइफ स्पैन तकरीबन ख़त्म होने वाला होता है, लाइक 120 डेज़ पूरे हो चुके होते हैं या राउंड अबाउट 100 प्लस हो चुके होते हैं। 100 टू 120 डेज़ के बीच में आरबीसी जो है वो स्प्लीन की बारगाह में हाज़िरी देता है और स्प्लीन चूँकि आरबीसी का कब्रिस्तान माना जाता है, तो जैसे ही वो स्प्लीन की सरहद के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ उसकी मुलाकात जो है वो एक जो है ज़ालिम किस्म के जल्लाद, जिसको हम बोल सकते हैं मैक्रोफेज, उससे हो जाती है। तो मैक्रोफेज जैसे ही उसको देखता है तो वो जनाब उसको पकड़ के जो है वो क्या कर देता है, फांसी चढ़ा देता है या उसको आप बोल दें लाइस कर देता है। तो अब ये आरबीसी बेचारा टूटता है तो इसके जो हिस्से हिस्से जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं। अब अगर हम इसको मज़ीद आसान करके देखें, तो आरबीसी जो होता है बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम मोटा-मोटा देखें तो इसमें आपके पास जब ये लाइस करता है ना, तो इसमें जो मेन कंपोनेंट हीमोग्लोबिन है या जिसको हम एचबी कहते हैं, ये रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये बेसिकली 2 चीज़ों का बना हुआ होता है, ठीक है। नाम में चूँकि ये पता चल रहा है हमें, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। अब जो ग्लोबिन होती है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, तो आरबीसीज़ में आपके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन, ठीक है। ये जो ग्लोबिन है ये बेसिकली एक प्रोटीन है और ये अपने रेसिड्यूज़ में ब्रेक करेगी अमाइनो एसिड्स में और इसको हम दोबारा से रीयूज़ कर लेंगे। जब हम दोबारा आरबीसी की प्रोडक्शन करेंगे, उसमें बीटा ग्लोबिन चेन बना रहे होंगे, तो उस वक़्त हम लोग इस ग्लोबिन के जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको इस्तेमाल कर लेंगे। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हीम। अब जो हीम है बेसिकली इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हीम में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है आयरन और दूसरी इसमें चीज़ आती है प्रोटोपोरफायरिन, पोरफायरिन, ठीक है। अब जैसा कि हमें इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, अब ये डायग्राम मैंने गूगल से उठाई है, तो इस डायग्राम में भी उसने क्या बोला है कि हीम से आपके पास बिलीवर्डन बन रही है। लेकिन बात ये है कि हीम का वो कंपोनेंट कौन-सा है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अच्छा, इसमें जो हीम में 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है आयरन और दूसरा होता है प्रोटोपोरफायरिन। अब जो आयरन है वो भी आपका रीयूज़ हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा फेल्टिन की फॉर्म में। लेकिन जो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन होती है ना, इसकी सेकंड कंपोनेंट जो होती है हीम की, ये आपके पास बेसिकली फर्दर आगे प्रोसेस होती है और इससे आपके पास बिलीवर्डन बनती है। होता ये है कि ये जो प्रोटोपोरफायरिन है, अब ये बात बेसिकली मौजूद नहीं है यूट्यूब के ऊपर इस तरह से कि हीम का वो कौन-सा कंपोनेंट है जो बेसिकली बिलीवर्डन बनाता है। तो बस डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हीम से जो है ना हीम ऑक्सीजनेस आता है और हीम ऑक्सीजनेस आके जनाब बिलीवर्डन बना देता है। तो ऐसा नहीं, इसको हम मोर स्पेसिफिकली कहें तो प्रोटोपोरफायरिन आता है और प्रोटोपोरफायरिन आके आपके पास आगे प्रोसेस होता है और उससे आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ हीम ऑक्सीजनेस आपके पास क्या बनती है, बिलीवर्डन बन जाती है। अब जब बिलीवर्डन बन जाती है आपके पास, तो ये बिलीवर्डन जो है अब फर्दर इसमें बिलीवर्डन रिडक्टेस एंजाइम के ज़रिए से आपके पास बिलीवर्डन विल चेंज इनटू द बिलिरुबिन।
अभी आपके पास एक स्प्लीन के अंदर बिलिरुबिन बन चुकी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो बिलिरुबिन बनी है ये अनकॉन्जुगेट है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, पानी में हल नहीं हो सकती। तो अब इसका हम लोग क्या सोर्स निकालेंगे? चूँकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो हमने इसको कैसे रिमूव करना है बॉडी से, तो ये सर्कुलेशन में भी नहीं जा सकती, तो हम इसको एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड कर देते हैं, ठीक है? होता ये है कि हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन अबंडेंटली प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है? तो एल्ब्यूमिन के साथ हम अटैच कर देते हैं किसको? इस बिलिरुबिन को। अब ये जो बिलिरुबिन बनी है, ये होती है अनकॉन्जुगेट। अनकॉन्जुगेट इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये ग्लूकारोनिक एसिड के साथ अभी अटैच नहीं हुई, वाटर सॉल्युबल नहीं हुई। तो इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम लोग एल्ब्यूमिन इस अपने साथ अटैच करता है, और ये एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होके बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बना के ये सर्कुलेशन में से होती हुई लीवर में चले जाती है। अब लीवर में कुछ स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स होती हैं, वो इसको अलाउ करती हैं, जिसके ज़रिए से ये लीवर में एंटर कर जाता है। अब इसकी इंटरेस्ट के वाले से भी डिजीज़ेज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं जिसमें ये अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन लीवर में दाखिल नहीं हो पाती, ठीक है? ऐसे भी लोग होते हैं, फिर उनमें ये बढ़ी रहती है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कुछ लोग होते हैं उनके अंदर जो है वो दाखिल हो जाती है, तो वो कॉन्जुगेट में चेंज नहीं होती, और कुछ में कॉन्जुगेट में लीवर में चेंज होके आगे जो है वो बाइलरी सर्कुलेशन जो है वो उसमें बाइल डक्ट में नहीं जा पाती। ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट होता है प्रोटीन का। तो अभी ये लीवर में जब एंटर करेगी अनकॉन्जुगेटेड, ये एल्ब्यूमिन जो है वो इसमें से डिटैच हो जाएगा, और सिर्फ ये जो अनकॉन्जुगेट है, ये अनकॉन्जुगेटेड जो है, ये किधर चली जाएगी? लीवर के अंदर, ठीक है? अब ये लीवर के अंदर आ चुकी है। अब लीवर में इसको कॉन्जुगेट बनाया जाएगा, वाटर सॉल्युबल जिसे हम कहते हैं। तो लीवर के अंदर एंजाइम है बेसिकली यूडीपी, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। तो दोस्तों अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, जब ये लीवर में दाखिल होगी, तो इसको आपने कॉन्जुगेट बनाना है। कॉन्जुगेट मतलब मिलाना है, किस चीज़ के साथ मिलाना है? ग्लूकारोनिक एसिड के साथ। तो मिलाने के लिए जो है वो आपके पास एंजाइम होता है यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, यानी कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है कि उस बिलिरुबिन के साथ जो अनकॉन्जुगेट है उसके साथ ग्लूकारोनिक एसिड को मिलाता है। अब ये हो जाती है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेट बन जाती है। अब होता क्या है कि इस जो बिलिरुबिन आपके पास आती है, इस बिलिरुबिन के साथ आप अटैच करते हो ग्लूकारोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड। अब ये ग्लूकारोनिक एसिड जब इसके साथ अटैच होता है, तो इससे ये आपके पास चेंज हो जाती है किसके अंदर? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। अब ये वाटर सॉल्युबल है ठीक है? अब लीवर ने इसको क्या कर दिया, जिगर ने कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना दिया। ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है यहाँ से होती हुई इंटेस्टाइन में आ जाएगी, ठीक है? अब अ, हिपैटोबिलियरी सर्कुलेशन का इस्तेमाल करते हुए ये बिलिरुबिन जो है वो किधर आ जाएगी? इंटेस्टाइन्स में आ जाएगी। वहाँ पे कुछ आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया या नॉर्मल फ्लोरा कह लें, वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, और अब इस जो आपके पास बिलिरुबिन थी, इसको क्या करेंगे? चेंज इंटेस्टाइन में हम बात करें अगर, तो इसका 80% जो है वो स्टार्कोबालिनोजन में चेंज होता है, और उसके बाद वो स्टार्कोबिलिन में चेंज हो जाता है। ये जो स्टार्कोबिलिन है, ये स्टूल के साथ एक्सक्रीट करता है और फीसेस को ब्राउन कलर देता है। लेकिन जो आपके पास 20% होता है ना इसका, 20% हिस्सा इसका जो है वो यूरोबाइलिनोजन जो है उसकी फॉर्म में किधर चले जाता है? एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन को इस्तेमाल करता हुआ किडनीज़ के पास जाता है। अब ये जो 20% हिस्सा यूरोबाइलिनोजन से का जो किडनी के पास जाता है, वो यूरोबिलिन बनाता है, और वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट कर जाता है। तो 80% बिलिरुबिन जो है वो आप कह लें स्टार्कोबिलिनोजन में चेंज होके स्टूल के साथ निकल गई, और 20% जो है वो यूरिन के ज़रिए से निकल गई, और उसने उसको पेल येलो कलर दे दिया। लाइक हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेस्ट था आरबीसीज़ की हेमोलिसिस के बाद, इसको बॉडी ने इस तरह से रिमूव किया। अब इसमें ये तो सारा था मेटाबॉलिज़्म कि आपकी बॉडी जो है वो इसको किस तरीके से बनाती है, और जो है लाइज़ करती है। इसका जनरल ओवरव्यू लें, तो आरबीसी के लाइज़ करने से जो है वो स्प्लीन के अंदर विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेज आपके पास 2 कंपोनेंट रिलीज़ हुए। हीमोग्लोबिन के हीम जो था उसके हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन को आपने अमाइनो एसिड में चेंज करके रीयूज़ कर लिया। इसी तरह जो हीम थी उसके आयरन को भी आपने रीयूज़ कर लिया या स्टोर कर लिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स। और जो इसका सेकंड पार्ट था प्रोटोपोरफायरिन, उसको आपने हीम ऑक्सीजनेज से किसमें चेंज किया? बिलीवर्डन में। अब बिलीवर्डन किसमें चेंज हुई? विद द हेल्प ऑफ बिलीवर्डन रिडक्टेज बिलिरुबिन में। ये बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड थी, वाटर सॉल्युबल नहीं थी, लिवर में आई। लिवर में जो है यूडीपी 1 ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज ने इसके साथ ग्लूकोरोनिक एसिड अटैच किया। अब ये पानी में हल हो पा रही थी, ठीक है? अच्छा, अब ये कॉन्जुगेटेड बन गई, ये कॉन्जुगेट इंटेस्टाइन में आई, इंटेस्टाइन में इसको चेंज किया गया किसके अंदर? जो है 80% ये स्टार्कोबिलिनोजन में चेंज हो गई, स्टूल के ज़रिए एक्सक्रीट होगी। 20% जो है वो यूरोबिलिनोजन में चेंज हुई, जिसमें जो आगे यूरोबिलिन में चेंज हो गई, और वो आपके पास किडनी में एक्स्ट्राहेपेटिक सर्कुलेशन से जाके वहाँ से क्या हो गई? रिमूव हो गई बॉडी में से, ठीक है? यूरिन के साथ। अ, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। सो अब इसमें जो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे जॉन्डिस के बारे में, कि अब जब आपके पास कौन-कौन से सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पे बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होता, और फिर उसकी वजह से कौन-कौन सी डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो बॉडी में आती हैं। कुछ ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं जो जेनेटिक्स के साथ जिसकी जो है वो क्या है एसोसिएशन है, जेनेटिक डिज़ीज़ेज़ हैं, और कुछ जो है वो जेनेटिक डिज़ीज़ नहीं है।
और वैसे जो है वो आपके पास उसमें क्या हो जाती हैं, चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से आपके पास ये चीज़ें आती हैं। I hope so you will like the video. If you like the video, make sure to subscribe the channel and press the bell icon. If you have any question regarding the lecture, you can ask me in the comment section. Comment section is open just for you guys. I will be appreciated any question you will ask from me, and as well as I'll make sure to reply your question in the next video. Thank you so much.